नमस्कार विद्यार्थियों, मैं ARBDL सर आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, अपने कक्षा 12वीं में राजनीति विज्ञान में NCERT कोर्स में अपना पहली बुक चल रही थी और पहली बुक में अपना तीसरा लेसन चल रहा था समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। उसमें अपने 2 वीडियो पहले हो चुके थे, आज अपना तीसरा वीडियो चल रहा है। तो उसमें अपन पढ़ने वाले हैं अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में अवरोध। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था अमेरिकी वर्चस्व के बारे में और उससे पहले पढ़ा था अमेरिकी वर्चस्व को दिखाने के लिए जो अमेरिका ने ऑपरेशंस चलाए उनके बारे में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में अवरोध के बारे में। उससे पहले बता दूं कि जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले जो हमारे लेटेस्ट वीडियो होंगे, नए वीडियो होंगे, उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए, आपका समय वेस्ट न करते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में अवरोध। तो पहला है संस्थागत बनावट। तो संस्थागत बनावट भी अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में सबसे बड़ा अवरोध माना जाता है। देखिए क्या है, अमेरिका की संस्थागत बनावट उसके वर्चस्व के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। अमेरिका में शक्तियाँ शासन के तीनों अंगों के बीच में बटी हुई है। हमें पता है शासन के 3 अंग कौन कौन से होता है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो है अमेरिका की जो शक्तियां हैं इन तीनों अंगों में क्या है, बांट रखी है। और इसी वजह से कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्तियों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता। यानी कि इसी कारण से जो कार्यपालिका है वहाँ की अमेरिका की, वो सैन्य शक्तियों का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर सकती हैं। यानी कि ये क्या है, अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते का पहला अवरोध इसको अपन मान सकते हैं। दूसरा है अमेरिकी समाज। अमेरिकी समाज यानी कि अमेरिका के लोग शिक्षित और जागरूक हैं। हमारे देश की तुलना में वहाँ के लोग काफ़ी शिक्षित और क्या है, जागरूक हैं। और इसी वजह से वह अमेरिका द्वारा सैन्य शक्तियों के गलत प्रयोग का विरोध कर अमेरिका की मनमानियों को रोक सकते हैं। यानी वहाँ की जनता चाहे तो अमेरिका जब भी कोई गलत काम करना चाहे, अपनी मनमानी करना चाहे सैन्य शक्ति के माध्यम से, तो वहाँ के लोग अमेरिका को ऐसे अवांछनीय काम करने से रोक सकते हैं, उसका विरोध कर सकते हैं। तीसरा अवरोध है इसके अंदर अमेरिका के वर्चस्व में नाटो। नाटो क्या है, हमें पता है नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, यानी नॉर्थ एटलांटिक, माफी चाहता हूँ, नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि नाटो एक अमेरिका का ही संगठन है और इस संगठन के साथ अमेरिका के आर्थिक हित भी जुड़े हुए हैं। यानी कि नाटो के साथ में अमेरिका के आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। इस वजह से इस संगठन के लोग अमेरिका को कुछ गलत करने से भी रोकते हैं, उसको कि वो अमेरिका कुछ गलत ना करे। इसके लिए भी अमेरिका के कुछ वो जो संगठन के लोग होते हैं वो इसको रोक सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में इस प्रकार के 3 अवरोध अपन ने देखे हैं। कौन कौन से हैं? पहला हो गया संस्थागत ढांचा, दूसरा है अमेरिकी समाज और तीसरा है नाटो। अब अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटें, तो उसके बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं कि अमेरिकी वर्चस्व से किस प्रकार से निपटा जा सकता है। तो देखिए, पहला है बैंड वैगन नीति। ये क्या है? बैंड वैगन का मतलब होता है कि जिधर की तरफ हवा चले उधर की तरफ चल पड़ो। ये बैंड वैगन नीति का मतलब क्या होता है? बैंड वैगन का बेसिकली मीनिंग होता है कि जिधर से हवा चले उस तरफ ही चले पड़ो। यानी कि अगर अभी अमेरिका का वर्चस्व है तो उसके साथ रहो और उसके वर्चस्व का फायदा उठाओ, और जब अमेरिका का वर्चस्व समाप्त हो जाए, जिसका वर्चस्व होगा, फिर उसकी तरफ चल पड़ना। यानी कि अभी जिसकी सरकार है उसके गुणगान गाओ, फिर जो होगा जो आगे देखा जाएगा। तो फिलहाल अभी अमेरिका का वर्चस्व है, इसलिए अमेरिका के साथ में रहो और उसके वर्चस्व का क्या करो, फायदा उठाओ। यह है बैंड वैगन नीति। आगे बढ़ते हैं अपन। दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से छुपना। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति छुप जाना भी वर्चस्व से बचने का एक साधन हो सकता है, एक तरीका हो सकता है। यानी कि अगर अपन अपने को वर्चस्व से बचना है तो आप क्या करो कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति, बड़ी राजनीति, उससे क्या हो जाओ, दूर हो जाओ। यानी कि खुद को अमेरिका से इतना दूर कर लो कि अगर किसी कार्य का आप पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़े, यानी उसका कोई भी काम होता है अमेरिका का, उसका कोई भी प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, इतना आप अमेरिका से क्या हो जाओ, दूर हो जाओ। पर यह नीति किसी छोटे देश के लिए अच्छी हो सकती है। यानी कि अमेरिका से दूर होना किसी एक छोटे से देश के लिए अच्छी हो सकती है, परंतु बड़े देश यानी कि जैसे भारत की बात करें
तो भारत जैसे बड़े देश के लिए ऐसा करना लगभग क्या है, असंभव है। भारत चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता है कि वो अमेरिका से अपने आप को क्या कर सके, दूर कर सके। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से छुपने का। आगे बढ़ते हैं अपन। तीसरी है भारत, रूस और चीन का गठबंधन। बहुत सारे विद्वान क्या मानते थे कि भारत, रूस और चीन गठबंधन बनाकर अमेरिका की शक्ति को संतुलित कर सकते हैं, यानी कि अगर तीनों मिल जाएं, भारत, रूस और चीन, तो काफ़ी बड़ी ताकत बन सकती है जो अमेरिका को संतुलित कर सकती है। पर इस गठबंधन का बनना संभव नहीं लगता है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि ऐसा गठबंधन बन ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी के जो हालात हैं, इन तीनों में किसी भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है। इन तीनों में बेसिकली देखा जाए तो आपस में किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है। तो अपन ये नहीं कह सकते कि तीनों गठबंधन बना ले। गठबंधन होने के लिए तीनों में मेल जोल होना बहुत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार से ये भारत, रूस और चीन का गठबंधन भी संभव नहीं है। चौथा है अमेरिकी वर्चस्व से बचने का कि बुद्धिजीवियों का गठबंधन। क्या कहते हैं कि मीडिया के लोग, बुद्धिजीवी में कौन हो सकते हैं, जैसे मीडिया हो गए, अमेरिका के नागरिक और बुद्धिजीवियों को लेकर एक संगठन बनाया जा सकता है जो कि अमेरिका की नीतियों की समीक्षा करे। जो क्या करें, अमेरिका जो नीतियां बनाती है उसकी समीक्षा करें कि क्या सही है, क्या गलत है, उसके सही फैसलों का समर्थन करे, उसके गलत फैसलों का विरोध कर सके। ऐसे अपन संगठन बना देंगे मीडिया के लोगों को, अमेरिकी नागरिकों और बुद्धिजीवियों का, जो अमेरिका की जो नीतियाँ होती है उनकी समीक्षा करें और उसके सही फैसलों का समर्थन करें, और गलत फैसले होते हैं उसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो ये है अपना बुद्धिजीवियों का गठबंधन, जो कि अमेरिकी वर्चस्व से बचने का एक साधन है। और लास्ट में अपन पढ़ रहे हैं अमेरिका और भारत के बारे में। देखिए, भारत और सोवियत संघ के बीच में नजदीकियां होने के कारण अमेरिका और भारत के संबंध शुरू से ही खराब रहे। क्योंकि देखिए, अमेरिका और भारत, तो देखिए अमेरिका और भारत के बारे में, तो भारत और सोवियत संघ के बीच बारे में बात करें तो उनके बीच में हमेशा से ही नज़दीकियाँ बनी हुई है, यानी कि सोवियत संघ और भारत के संबंध हमेशा से ही क्या है, अच्छे हैं। और इसी कारण से अमेरिका और भारत के संबंध शुरू से ही खराब रहे, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ दोनों क्या है, प्रतिद्वंदी हैं, घोर विरोधी हैं। इसलिए भाई सोवियत संघ के जो दोस्त हैं वो होंगे, वो अमेरिका क्या हो जाएंगे, दुश्मन जैसे हो जाएंगे। तो भारत के संबंध अमेरिका से क्या रहे, खराब रहे हैं। परंतु जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो उसके बाद में ही भारत और अमेरिका के संबंध क्या हो गए, थोड़े ठीक हो गए, उनमें से क्या हुआ, सुधार आया। और वर्तमान में भारत और अमेरिका के संबंध काफ़ी अच्छे माने जा सकते हैं। यानी वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो भारत और अमेरिका के संबंध काफ़ी अच्छेपन कह सकते हैं। अब देख लीजिए भारत और अमेरिका के संबंधों की विशेषताएं कि कैसे संबंध अच्छे हैं, तो उनके बारे में अपन समझते हैं कि भारतीय जो सॉफ्टवेयर है, भारत जो सॉफ्टवेयर निर्यात करता है तो उसका 65% अमेरिका को निर्यात करता है। यानी कि जितने सॉफ्टवेयर भारत निर्यात करता है उसमें से 65% सॉफ्टवेयर किसको देता है, वो अमेरिका को देता है। उसके बाद में अमेरिकी कंपनी बोइंग क्या है, ये हवाई जहाज बनाती है, फाइटर प्लेन जो बनाती है, उसके अलावा जो रॉकेट वगैरह इन तरह की जो है बोइंग कंपनी है। तो बोइंग कंपनी के जो प्लेन हैं उनमें काम करने वाले प्लेन के अंदर जो कंपनी है, वहाँ पे वर्कर जो काम करने वाले हैं उसमें से 35% जो वर्कर हैं वो कहाँ के हैं, भारतीय हैं। यानी कि जिसमें अपन इंजीनियर वगैरह को शामिल कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो वर्कर काम करने वाले हैं उनमें 35% कहाँ के हैं, अमेरिका में, भारत के हैं, अमेरिका के अंदर। जो बोइंग कंपनी है उसमें काम करने वाले 35% कर्मचारी भारत के हैं। 3 लाख से ज़्यादा भारतीय सिलिकॉन वैली में कार्यरत हैं। यानी 3 लाख से ज़्यादा भारतीय लोग क्या हैं, सिलिकॉन वैली, जिसको अपन वहाँ की IT हब भी कहते हैं। यानी कि सर्वाधिक मात्रा में जो है कंपनी वहाँ पर मौजूद हैं, जो इंटरनेशनल जो जिसमें अपन एप्पल को शामिल कर सकते हैं, गूगल हो गया, याहू हो गया, और भी बहुत सारी जो कंपनियां हैं, उस तरह की जो भी कंपनियां हैं वो सब सिलिकॉन वैली में हैं, अमेरिका में। तो वहाँ पर लगभग 3 लाख से ज़्यादा भारतीय लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। और अमेरिकी कंपनियों में भारतीयों का अत्यधिक योगदान, जो भी अमेरिकी बाकी जो कंपनियाँ हैं उन सब में क्या है, भारतीयों का काफ़ी ज़्यादा योगदान है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध हमेशा से क्या रहे हैं, मतलब 1991 के बाद में काफ़ी अच्छे हो गए। इस प्रकार से अपना जो है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व वाला लेसन कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में अगले लेसन की ओर अगले वीडियो में बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब दीजिए मुझे
अब दीजिए मुझे आज्ञा, मिलता हूँ फिर अगले क्लास में। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।